हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। पेपर के अंदर लॉन्ग में केपलर्स लॉ मेरे भाई आने की बहुत पॉसिबिलिटी है। और जो केपलर्स लॉ हैं उसके तीन मेरे भाई लॉ होते हैं, सभी को पता है। तो उसका जो पहला प्रूवमेंट होगा, अगर वो सिर्फ पूछा जाता है तो उसकी स्टार्टिंग यहीं से होगी। एक तरीके से ये उसका पहला प्रूवमेंट भी है। हालांकि हम लोग अगली वीडियो में केपलर्स लॉ को प्रूव करेंगे, लेकिन उसका जो पहला प्रूवमेंट है जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे वो इसका वाले का इस वीडियो का एंड होगा मेरे भाई। तो इसे आप सही से समझना। इस पूरी वीडियो को अभी हम शूट कर रहे हैं, तुरंत ही हम वो भी शूट करेंगे। दोनों वीडियोस आपस में मेरे भाई लाइन से जब आपको मिलेंगी तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सारी चीजें होती हैं मेरे भाई। तो मोशन का मतलब होता है गति, अंडर मतलब किसके अंतर्गत, इनवर्स मतलब होता है उल्टा यानी व्युत्क्रम, स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। स्क्वायर मतलब क्या होता है? स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। जैसे हमने आपने क्या बचपन में हम लोगों ने फार्मूला देखे हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। देखा मेरे भाई आपने? तो बटे में क्या लिखा होता है? R स्क्वायर। तो इसी को तो कहते हैं भैया इनवर्स स्क्वायर। इनवर्स मतलब व्युत्क्रम में स्क्वायर रखा हुआ। उसी तरीके से हम लोगों ने और बचपन जब थे 9th में तो पढ़ा था F बराबर G M1 M2 बटे में R स्क्वायर। तो देखो बटे में क्या लिखा हुआ भैया? R स्क्वायर। तो जब कभी बटे में स्क्वायर चल रहा होता है तो उसे हम लोग R स्क्वायर कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे प्रूव क्या करेंगे? आने वाले टाइम में हम लोग केपलर्स के लॉ प्रूव करेंगे। तो केपलर लॉ जो होते हैं मेरे भाई, उसमें हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स लेंगे। क्यों अट्रैक्टिव फोर्स लेंगे? क्योंकि केपलर ने क्या कहा था भैया? केपलर ने बेसिक नियम ये दिए थे कि भैया जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पे चक्कर लगाते हैं, और जब चक्कर लगा रहे तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है? आकर्षण बल होता है। तो भैया इसके लिए हमने एक नॉर्मल कंडीशन, तो पहले तो हमने ये लिख दिया, वह फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। भाई सीधी सी बात है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है कि भैया बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, उसे ही हम लोग कहते हैं इनवर्स स्क्वायर फोर्स कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। जैसे कुछ हमने एग्जांपल लिख दिए। एक तो अपना भाई कूलाम का नियम हो गया भैया, कूलाम का नियम हो गया, और गुरुत्वाकर्षण नियम हो गया। तो अब कंडीशन क्या है जरा ध्यान से सुनो। फॉर एन अट्रैक्टिव, अगर अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव क्यों ले रहे हैं हमने आपको बता दिया, क्योंकि मेरे भाई अगर मान लिया हम लोग केपलर्स लॉ को प्रूव करेंगे तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लोग लगाएंगे ग्रह वगैरह, तो वहां पे अट्रैक्शन ही होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है मेरे भाई। तो हमने क्या करा? हमने कंडीशन लगाई। काहे के लिए बताओ? माइनस क्यों ले रखा? क्योंकि अट्रैक्टिव वाला मेरे भाई। तो कंडीशन होती है मेरे भाई काहे के लिए? इनवर्स स्क्वायर फोर्स के लिए Fr बराबर माइनस का K अपान R स्क्वायर, ठीक है। और U बराबर होता है 1 अपान R के, या फिर R बराबर कह सकते हैं, ये जो हमने R माना हुआ है ये 1 अपान U के बराबर होता है भाई, ठीक। देखो क्या करेंगे हम। तो भैया अगर हमने इस R की जगह पे 1 अपान U रख दिया, तो R की जगह हमने 1 अपान U रख दिया, बराबर करा, माइनस K हो गया, और मेरे भाई ये 1 अपान R हो गया U, यानी U स्क्वायर, नीचे स्क्वायर चल रहा तो ये आ गया U स्क्वायर, ठीक। तो हमने क्या करा भैया? इनवर्स स्क्वायर फोर्स की कंडीशन लगाई। क्या कंडीशन है? Fr बराबर माइनस का K अपान R स्क्वायर। माइनस क्यों है? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है मेरे भाई, ठीक है। अब क्या करा हमने? मान लिया कि U बराबर 1 अपान R के है, या फिर R बराबर 1 अपान U है। ये मान हमने यहाँ पे रख दिया, और हमने एक इक्वेशन बना ली, F 1 अपान U बराबर माइनस का K U स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हमने कंडीशन बना ली। अब हम करेंगे क्या जरा देखना। वी नो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो आपको याद ही करनी पड़ेगी। अब इसका कदम प्रूवमेंट करें बैठ के 4 पन्ने का, तो मेरे भाई हम अलग से करवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट ही इस्तेमाल करेंगे भाई, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा डेरिवेशन है। सुनो, तो वी नो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है भाई? इससे कनेक्टेड d2u अपान d थीटा स्क्वायर प्लस u प्लस बराबर माइनस का m अपान j स्क्वायर u स्क्वायर F 1 अपान U, ये इक्वेशन होती है भाई, ठीक है। हमने क्या करा? इसे ऐसे लिखा रहने दिया, ये सब ऐसे लिखा दिया, और F 1 अपान U का मान इसमें रख दिया कितना? माइनस का K U स्क्वायर। तो हमने भैया यहाँ पे माइनस का K U स्क्वायर मान रख दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, U स्क्वायर से U स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई, ठीक। U स्क्वायर से U स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो भाई क्या होगा? d2u अपान d थीटा स्क्वायर आया, प्लस में U चल रहा था चलता रहा मेरे भाई, बराबर में M आया M चलने दिया, K आया K चलने दिया, J स्क्वायर आया J स्क्वायर चलने दिया। इसे हम लोग ले आए इधर। जब हम इसे इधर लेके आए तो जो प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, तो इसे इधर लेके आए भैया माइनस हो गया, तो U माइनस का M के अपान J स्क्वायर हो गया। अब आपको पता होना चाहिए M के अपान J स्क्वायर मेरे भाई एक कांस्टेंट है, जिसे हम आगे चल के ये पूरा वाला पोर्शन जो है इसे K मान लेंगे। लेकिन मेरे भाई हमने क्या किया? इसे हमने ऐसे लिखा d2 अपान d थीटा स्क्वायर, ऐसे लिखा रहने दिया, U लिखा रहने दिया, और माइनस में अपने पास से लिख दिया M के अपान J स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये M के अपान J स्क्वायर क्या है? देखो इज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है, तो अगर इस पूरे का डिफरेंशिएशन करोगे तो वैसे सिर्फ इसी का डिफरेंशिएशन होगा, कांस्टेंट का तो वैसे डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो हमने अपने पास इसे लिख लिया। क्यों? ताकि ये दोनों एक जैसे हो जाए, हम इसे x मान के इक्वेशन बना सकें SHM की। तो अब हमने क्या करा? इन दोनों को x मान लिया। जब यहाँ पे x माना तो भैया आ गया d2 x अपान d थीटा स्क्वायर प्लस का x आ गया मेरे भाई,
ये क्या है, इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये सरल आवर्त एसएचएम है भाई, इसे सही कर लेना, ये सरल आवर्त गति की समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके का होता है, सबने पढ़ रखा है 11th क्लास में, x बराबर a cos थीटा माइनस का फाई लिखते थे या जो भी लिखा करते थे, तो हमने लिख लिया x बराबर a cos थीटा माइनस का थीटा डैश। ये क्या है मेरे भाई, ये इसका सोल्यूशन, ऐसे ही सोल्यूशन होता है जो इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, जिनमें से मेरे भाई जो a एम्पलीट्यूड मतलब सरल भाषा में कहें तो वो कांस्टेंट है और थीटा डैश भी कांस्टेंट है, यानी ये दोनों इसमें कांस्टेंट होते हैं। ठीक भाई, अब क्या करा हमने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x जो हमने मान रखा, देखो ये जो x की वैल्यू हमने मानी थी अभी u माइनस एम के अपॉन जे स्क्वायर, x की जगह पे हमने मान रख दिया, जो इधर चल रहा था इसे ऐसे ही मेरे भाई चलने दिया। ठीक, अब u का मान कितना है बताओ, 1/r है। ठीक है, तो u का मान 1/r रख दिया, इसे हमने उधर भेज दिया, तो ये प्लस का हो गया m के अपॉन जे स्क्वायर प्लस का a cos थीटा थीटा माइनस का थीटा डैश। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे t के रिस्पेक्ट में। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो भैया डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए मेरे भाई। कैसे डिफरेंशिएशन होगा बताओ, r को हम लोग ले जाएंगे ऊपर -1, माइनस आगे आएगा मेरे भाई। ठीक है, संग में क्या होगा r, एक और घटाएंगे तो जो कितना हो जाएगा -2 यानी -1/r स्क्वायर, और फिर इसका दोबारा से करेंगे तो कितना हो जाएगा r डॉट डॉट ही तो डिफरेंशिएशन को मतलब डिफरेंशिएशन को डॉट लगा के लिखते हैं, सभी को पता होगा फाइनल ईयर में हो भाई। तो इसका दोबारा से करेंगे तो r डॉट आ जाएगा मेरे भाई। तो इस तरीके से इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया t के रिस्पेक्ट में। ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, a कांस्टेंट है बाहर आ गया, cos का क्या होता है माइनस साइन, और इस क्वांटिटी का दोबारा से करेंगे मेरे भाई तो ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, थीटा का थीटा डॉट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक, हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो बचा उसे लिख लिया, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, भैया दोनों माइनस हो गए कैंसिल। दोनों माइनस कैंसिल करने के बाद जो मान बचा वो हमने उतारा, r डॉट बराबर a j। ठीक, अब यहाँ पे साइन थीटा माइनस थीटा डैश इनटू में m, ये कहां से उठाला भाई, तो यहाँ पे जो थीटा डॉट चल रहा है उसका हम मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा ये भी देख लो भाई। ये जो j होता है जरा समझना भैया, j क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग होता है, और फार्मूला होता है j बराबर mvr। ठीक, हम क्या करें मेरे भाई, m ऐसे लिखा रहने दें, r स्क्वायर लिख दें। ठीक, r यहाँ स्क्वायर कर दें, यानी एक r से गुणा कर दें, एक r से भाग दे दें। b बटे r क्या होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है, d थीटा अपॉन dt होता है, d थीटा अपॉन dt को थीटा भैया डॉट लिख देते हैं, देखो ऐसे करके। तो इस वजह से मेरे भाई हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि भैया j बराबर होता है mr स्क्वायर थीटा डॉट, यहां से थीटा डॉट का मान निकाला, इसमें रख दिया भाई, जो कैंसिल होना था वो कैंसिल हो गया। ठीक, तो अब बचा क्या मेरे पास, r डॉट का मान मेरे पास बचा हुआ है बराबर a दिस वैल्यू बची हुई। ठीक, अब जो टोटल एनर्जी होती है पार्टिकल, वो भी अगर किसी सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत टोटल कोई पार्टिकल गति कर रहा है तो उसकी जो टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है भैया वो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, E बराबर 1/2 m r डॉट स्क्वायर प्लस j स्क्वायर अपॉन 2 m r स्क्वायर प्लस का वी आर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल टोटल एनर्जी है एक तरीके से। ठीक है, अब क्या करा भैया, E ऐसे रख लिया, 1/2 j ऐसे रहने दिया मेरे भाई, बी आर का मान होता है माइनस का k अपॉन r। ठीक, तो वी आर का मान हमने माइनस का k अपॉन r रख दिया। अब क्या करा, पुट द वैल्यू ऑफ r डॉट एंड r, यहाँ पे r डॉट चल रहा है इसका मान रखेंगे, ये जो r चल रहा है मेरे भाई इसका मान रखेंगे। तो ये हमने r स्क्वायर यहाँ पे तो स्क्वायर का मान रख दिया, पूरा r का मान ऊपर से निकाल के r का मतलब सारे मान हमने यहाँ पे पुट कर दिए। जैसे देखो r डॉट का मान ये है तो ये रख दिया, ऐसे ऊपर r का मान है वो, यानी सारे मान हमने यहाँ पे रख लिए भैया। ये देखो सारे मान हमने यहाँ पे रख लिए। जब हम मेरे भाई ये सारे मान हम यहाँ पर रख लेंगे, स्क्वायर था तो स्क्वायर रख दिया ऐसे ही। तो अब रखने के बाद इसे बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी, अगर आप इसे सॉल्व करोगे, स्क्वायर करोगे, सारी चीजें मॉडल पेपर में भी डायरेक्ट दे रखा है, किताब में भी डायरेक्ट है, तो हम लोगों ने भी डायरेक्ट लिख लिया ऑन सॉल्विंग। जब इस पूरी क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्या आएगा बताओ, a स्क्वायर j स्क्वायर अपॉन 2m बराबर e प्लस m के स्क्वायर अपॉन 2j स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भैया चाहो तो सीधी सी बात है, इन सबका स्क्वायर खोल डालो, फिर सब में जैसे स्क्वायर खोलोगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आएगा, फिर साइन स्क्वायर ए का फार्मूला लगाओ, हल करो, यहाँ पे से कॉस स्क्वायर ए का सबको काटो पीटो, दुनिया भर का कलेश करो, वैसे इतना बड़ा डेरिवेशन तो आपको नहीं, आपको पेपर में भी डायरेक्ट इस्तेमाल करना है। 2m को हमने उधर भेज दिया, ऐसे मेरे भाई यहाँ से कॉमन ले तो आ गया 2m अपॉन j स्क्वायर। अब क्या करा भैया, a स्क्वायर ऐसे ही है, 2m अपॉन j स्क्वायर ऐसे, और m के स्क्वायर अपॉन 2j स्क्वायर से हमने क्या करा, गुणा कर दी सब जगह। तो भैया यहाँ पे गुणा, यार कह दो कॉमन ले लिया हमने। ठीक, इसे कॉमन निकाला, यहाँ नहीं था तो भैया भाग में आ गया, यहाँ पे था तो बन हो गया, जो कैंसिल होना था वो कैंसिल हो गया, और इस तरीके से a का मान निकल आया। a का मान उठा के हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, जो सबसे ऊपर थी। समीकरण 1 में मान रखा 1/r वाले में, सारे मान पुट कर दिए, m के अपॉन j स्क्वायर प्लस ये पूरा a का मान जो था नौटंकी, m के अपॉन j स्क्वायर जो भी ड्रामा था पूरा यहाँ लिख दिया, cos थीटा माइनस का थीटा डैश चलता रहा। पूरा मान जब हमने यहाँ पर रख दिया भैया, m के अपॉन j स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन हो गया, यहाँ से पूरा कॉमन निकाल के इधर ले आए तो j स्क्वायर अपॉन m के अपॉन r हो गया बराबर 1 प्लस ये पूरी वैल्यू मेरे भाई आ गई। ठीक,
अब यहां देखो, इसे हमने पूरी जो जे स्क्वायर अपॉन एम के, इसे एल बना दिया, और ये जो पूरा मान बना हुआ इसे हमने ई बना दिया। ठीक भाई, तो यहां पे देखो हमने लिख भी दिया एल, हमने इसे मान रखा है, इसे कहते हैं लेटस रेक्टम। ठीक है, और ये जो पूरा मान हमने ई माना है इसे बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। ये इसेंट्रिसिटी और ये जो एल है लेटस रेक्टम, इन दोनों का इस्तेमाल हम लोग करेंगे केपलर्स लॉ को प्रूव करने में मेरे भाई। तो कुल मिला के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप देख लो भाई। ठीक, तो ये एल का मान आ गया, ई का मान आ गया। इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। ठीक भाई, और शेप कैसा होगा भैया, ऑर्बिट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ ई, ई के मान पर डिपेंड करेगा। कैसी वैल्यूज होती हैं वो भी लिख दिया। अगर ई का मान जो है मेरे भाई 1 से कम है तो ई जीरो का मान भी 1 से कम होगा, और जब मान 1 से कम होगा तो हाइपरबोला होगा। ठीक भाई, अगर ई का मान बराबर है भैया तो कोनिक होएगा। ठीक है, कोनिक का मतलब शेप कैसा, यार क्या ही बता रहा, हमारी बैठी हुई है। ठीक, तो जब ई का मान 1 से ज्यादा होगा, ये मतलब कुल मिला के ई का मान 1 से ज्यादा है, ई का मान 0 ज्यादा, तो कोनिक कैसा होगा, हाइपरबोला होगा। ई का मान मतलब कुल मिला के किस तरीके का वक्र, किस तरीके की आकृति मिलेगी। अगर इसका मान 1 है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पैराबोला इक्वेशन होगी। अगर ई का मान 0 से कम है तो इलिप्स होएगा, और ई का मान इस पूरे इंतजाम के बराबर है तो सर्किल होगा मेरे भाई। ठीक, जैसे अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं, मान लिया ये इक्वेशन चले तो 1 प्लस में कुछ चल रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें चलेंगी। इसी तरीके इस इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करके प्रूव करेंगे केपलर्स लॉ को मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे ई का मान क्या है, 0 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा, क्योंकि 1 प्लस चल रहा है। तो जब 1 प्लस होगा मेरे भाई, 1 से ज्यादा होगा, तब बताओ कैसे, हाइपरबोला होगा। तो यहाँ पे लिख दिया मेरे भाई 1 से ज्यादा है, अतः क्या होगा, जो पाथ ऑफ बॉडी होगी वो क्या होगा, हाइपरबोला होगा। ठीक भाई, तो इस तरीके से हमने जो मोशन है वो निकाल लिया किसी सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे और केपलर्स लॉ को मेरे भाई प्रूव करें। भाई केपलर ने क्या कहा, बड़ा आसान सी बात कही। हम लोगों ने 11वें क्लास में पढ़ा हुआ भैया कि सूर्य बीच में फोकस में होता है, चारों तरफ से जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं, और किस में लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर, यानी इलिप्टिकली चक्कर लगाते हैं मेरे भाई वो। ठीक है, तो हमने लिख दिया प्रत्येक प्लेनेट सन के चारों ओर इलिप्टिकली ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तथा सन एक फोकस पर होता है मेरे भाई। ठीक है, यानी सूरज बीच में फोकस पे होता है। जब फोकस पे होता है तो भैया सेम टाइम में सेम दूरी ये ट्रेवल करता है, और जब सेम टाइम में सेम दूरी ट्रेवल होती है तो जो क्षेत्रफलीय चाल होती है, जो एरियल वेलोसिटी होती है, ऐसा नहीं कि भैया एक बार फटाफट घूम के आ गए, एक बार फिर आराम आराम घूम रहा, नहीं, सेम टाइम लेगा, सेम एरिया तय करेगा मेरे भाई, आराम से चक्कर वो लगाता रहेगा। तो ये इनका दूसरा नियम है, किसी प्लेनेट को सन से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान एरिया कवर करती है, अर्थात एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ये भी प्रूव करेंगे हम लोग। तीसरा, सन के अराउंड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, यानी जो चक्कर लगाने में टाइम लगा होता है उसका जो वर्ग है वो भैया दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होता है, यानी जितना टाइम लग रहा है घूमने में उसका स्क्वायर कर दो, और जो डिस्टेंस है मेरे भाई, दूरी है, उसकी तृतीय यानी पावर कर दो, क्यूब कर दो, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये इनका मेरे भाई तीसरा नियम था। ठीक है, तो इनका तीसरा नियम है, तीनों को हम लोग प्रूव कर देंगे। जैसे हमने कह दिया भैया जो सूरज है यहाँ पे ये चक्कर लगा रहा, कोई प्लेनेट पहले यहाँ पे था फिर यहाँ आ गया, बीच का कोण कितना बन रहा है, डी थीटा बन रहा है, ये त्रिज्या कितनी है मेरे भाई, आर है। ठीक है, इधर की दूरी कितनी मान ले रहा है, R1, इधर की दूरी कितनी मान ले रहा है, R2। सभी को पता, जब इलिप्टिकल मतलब इलिप्स होता है तो इलिप्स में क्या होता है, ये वाली जो यहाँ से होती है ये A मानते हैं ना, ये वाली त्रिज्या A, और A कितनी पूरी 2A हो जाती है, और ये वाली कितनी मानते हैं, B, और B 2B मान लेते हैं। ये तो पता होगा ना मेरे भाई, अभी आगे चित्र में हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से कि भैया ये वाली जो एक्सिस होगी यहाँ पे क्या, ये रेडियस मानेंगे A, ठीक है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस सुनी है जिंदगी में मेरे भाई ये, और इसे क्या मानते हैं, बी मानेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो अब देखो किस तरीके से हम लोग सारी चीजों को करेंगे, जरा ध्यान से समझना भाई। यहां देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ प्रूव करेंगे। फर्स्ट लॉ जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं, इससे पहले हमने एक वीडियो पढ़ाई थी सर, YouTube पे वो पब्लिक नहीं हुई होगी मेरे भाई, वो हमने सिलेबस में पढ़ाई थी, इनवर्स स्क्वायर फोर्स वाला। उसमें हमने जब पूरा प्रूव कर लिया था तो आखिरी में इसेंट्रिसिटी आई थी मेरे भाई। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी होती E बराबर 1 प्लस 2EJ स्क्वायर अपान में MC स्क्वायर। चलिए ऐसा करेंगे, YouTube पे भी पूरा वीडियो ही एक में पब्लिक कर देंगे, वरना बच्चे परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उसके भैया इसेंट्रिसिटी का मान होता है। 1/2 को इधर ले आएंगे तो ये E स्क्वायर हो जाएगा भाई, ऐसे ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करा भैया, E स्क्वायर को उधर भेज दिया, इसे इधर ले आए, तो ये आ गया 1 माइनस का E स्क्वायर। बहुत आसान है, यहां से हमने E का मान निकाल लिया। जब हमने पूरा हल किया तो E का मान आया माइनस का MC स्क्वायर अपान 2J स्क्वायर, 1 माइनस का E स्क्वायर। और वहां पर हम लोगों ने कंडीशन लगा रखी, देखिए 1 से कम आ रहा है, तो अगर 1 से कम का मतलब 1 से छोटा है, तो अगर E की वैल्यू जो है वो भैया 1 से कम होती है, तब जो मेरे भाई मोशन होता है वो कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है। इसका मतलब ये मोशन कैसा होगा, इलिप्टिकल मोशन होगा भाई, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से हमने सारी चीजें कर ली। ये आपको समझा चुके हैं कि E का मान 1 से ज्यादा होगा तो हाइपरबोला होगा, कम होगा तो अब देखो 1 माइनस है तो 1 से कम है तो मोशन कैसा होगा, इलिप्टिकल होगा। और केपलर भी पहली बात यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भैया जब कभी भी चक्कर लगेगा तो मोशन कैसा होगा, इलिप्टिकल मोशन होगा भाई। ठीक, तो ये इलिप्टिकल मोशन हो गया।
बनेगा। सेकंड लॉ को अगर प्रूव करें तो माना कोई प्लेनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा, तो उन्होंने क्या कहा भैया एरियल वेलोसिटी जो है वो भैया नहीं बदलेगी। तो हमने क्या लगा दिया भैया त्रिभुज ले लिया। अब देखो त्रिभुज हम यहाँ पे भी दिखा दे रहे हैं, यहाँ भी डायग्राम हमने बनाया होगा, चलिए ऊपर वाला ही दिखा देते हैं। मान लिया ये जो है यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, देखो 1 2 3, तो बताओ कोण कितना है, डी थीटा है, त्रिज्या कितनी यार, अगर मैं ये दूरी चाहिए हो तो भैया कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, तो अगर हमें कोण बराबर चाप हमें निकालना है, ये वाली दूरी निकालनी है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो भाई, तो हमने क्या लिखा, माना कोई प्लेनेट सन के अराउंड घूम रहा है मेरे भाई, तथा स्मॉल टाइम dt में p से p डैश पे ये पहुंच गया, तो भैया क्या हो जाएगा बताओ, इसका एरिया कितना होगा, dA बराबर, आपको पता है ये क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी बेस इनटू हाइट। बेस कितना है भैया r है, ये देखो बेस कितना है इसका, ये देखो कहां गया चित्र, बेस कितना है r है, और इसकी हाइट ये है मेरे भाई, जितना वो चल गया ये इसकी हाइट है। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या यानी डी थीटा इंटू आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने मान रख दिया आर डी थीटा। ठीक, आर और आर स्क्वायर हो जाएगा, तो डी का मान ये आ गया निकल के भैया। ठीक, अब डी अब दोनों तरफ हमने क्या करा, देखो डी ऐसे चल रहा था, यहाँ पर भी 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा चल रहा था, तो हमने क्या किया डी टी लगाया दोनों तरफ भाई, ये डी अपॉन डी टी। क्यों, क्योंकि हमें एरियल वेलोसिटी चाहिए। ठीक, एरियल वेलोसिटी क्या होती है भाई भैया, एरिया अपॉन टाइम, तो एरियल अपॉन वेलोसिटी बनाने के लिए डी अपॉन डी टी कर लिया, तो इधर भी dt आ गया। जब कभी डिफरेंशिएशन को लिखते हैं मेरे भाई तो डॉट लगा के लिख देते हैं, तो इसे हमने लिख दिया थीटा डॉट। ठीक भैया, अब देखो d अपॉन dt ऐसे चलने दो, 1/2 ऐसे चलने दो, r स्क्वायर और थीटा डॉट का मान हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, बल्कि पिछली छोड़ो ये पूरी वीडियो एक में ही जोड़ देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो थीटा डॉट को हम बता चुके हैं, फिर वैसे ही मान निकाला, यहाँ रख दिया, जो कैंसिल होना था उसे हम लोगों ने कैंसिल कर दिया और निकल के आ गया एरियल वेलोसिटी कितना, j/2m मेरे भाई। j/2m क्या है, कांस्टेंट है, ऊपर बातचीत कर चुके हैं हम लोग मेरे भाई। तो जब j/2m कांस्टेंट है तो इसका मतलब एरियल वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। आराम से प्रूव हो गया, वी नो j इज कांस्टेंट हेंस एरियल वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट। ये केपलर का दूसरा नियम प्रूव हो गया मेरे भाई। ठीक, अब देखो थर्ड लॉ में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, पहली हमने कंडीशन क्या मानी थी, L/R बराबर ये मान रखा था, और भैया हमने इसेंट्रिसिटी क्या मानी थी, ये मान रखी थी। तो हमने क्या करा, अब इसमें हम कंडीशन लगाएंगे, ये जो L/R का मान है, इसका मान ज्यादा से ज्यादा कब हो सकता है और कम से कम कब हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा इसका मान तब हो सकता है जब cos थीटा की वैल्यू +1 होगी, और कम से कम तब हो सकता है जब cos थीटा की वैल्यू -1 होगी भाई। तो हमने इसका मान रख दिया ज्यादा से ज्यादा मान कब, जब +1 होगी, तो इसका मान ज्यादा से ज्यादा +1 रख दिया मैक्सिमम के लिए। जब इसका मान हम लोग भैया +1 रख देंगे, तो हमने मान लिया r का मान r1 है, तो यहां पे लिख देंगे L बटे में r1 हो जाएगा, ये देखो मान रखा है L बटे r1 हो गया, 1 हो गया प्लस में e हो गया। ठीक, 1 + e हो गया भैया, ये देखो 1 + e हो गया, और इसकी पूरी वैल्यू हमने कितनी मान ली, 1 मान ली भाई। देखो इसकी पूरी वैल्यू हमने 1 मान ली, r का मान r1 हो गया, एक कंडीशन अपने पास आ गई। ऐसे हमने रख दिया जब इस पूरे cos का मान -1 है, तो माइनस का मतलब मिनिमम हो गया, तो मिनिमम हमने मान रख दिया, यानी r बराबर r2 हो गया, तो L/R2 बराबर 1 - का e आ गया। तो इस तरीके से L/R2 आ गया, L/R1 आ गया, यानी एक बार हमने मैक्सिमम रख के तो +1 आया, तो प्लस में वैल्यू आ गई, एक बार माइनस रखा तो माइनस में वैल्यू आ गई, जो संग में कॉस चल रहा था उसकी वैल्यू कितनी हो गई, उसकी वैल्यू 1 हो गई। यहां से हमने क्या करा, R2 का मान भी निकाल लिया और हल करके R1 का मान भी निकाल लिया, क्योंकि आगे रखना पड़ेगा, बहुत आराम से चल रहा है। ठीक, फिगर आपको दिखाई दे रहा, हमने अभी बताया, ये वाली जो एक्सिस होगी यहां से यहां तक a, यहां से यहां तक ये, तो पूरी कितनी होगी 2a, और ये दूरी कितनी है R1, ये दूरी कितनी है R2, तो R1 + R2 का मान 2a के बराबर हो जाएगा चित्र से। तो लिख दिया 2a बराबर R1 + R2, R1 R2 का हमने मान रख दिया, एलसीएम लिया भैया, काटा पीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां से हमने स्मॉल a का मान निकाल लिया। ठीक है, अब केपलर का यहां पे थर्ड नहीं, ये सेकंड लॉ होगा, इसे ठीक कर लेना। केपलर का जो सेकंड लॉ है मेरे भाई, वो क्या कहता है कि एरियल वेलोसिटी जो है वो j/2m यानी कांस्टेंट होती है। तो dt को हमने भैया उधर भेज दिया, तो dA का मान कितना आ गया, j/2m dt आ गया। अब जब दोनों तरफ से हम लोग भैया डिफरेंशिएशन हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और यहाँ अगर इसका मान लिया इंटीग्रेशन हम ऐसे करें कि लिमिट 0 से t लगा के, तो भैया इंटीग्रेशन जो खत्म होगा लिमिट लगेगी तो जो t आ जाएगा, यानी दोनों तरफ से हमने dt से d हटा दिया मेरे भाई। ठीक है, तो a का मान मेरे पास निकल ही आया। बट एरिया ऑफ इलिप्स, क्योंकि इलिप्टिकली चक्कर लगा रहा है, तो इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी। तो हमने भैया क्या करा, ए का मान पाई ए बी है। ठीक, ए का मान यहाँ पे पाई ए बी रख दिया, यहां से हमने हल करके टी का मान निकाला। टी क्यों निकाला, क्योंकि तीसरा नियम कहता है टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब के है, तो हमें टी स्क्वायर चाहिए ओवरऑल, तो टी का मान निकाल दिया। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स, इलिप्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, बी बराबर होता है a√1 - का ई स्क्वायर, ये इलिप्स की प्रॉपर्टी होती है भैया। ठीक, तो बी ऐसे रखा, ए ऐसे रखा, √1 - का ई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4 से मेरे भाई ये हमने मान रख
दिया। कहाँ? एक क्वेश्चन नंबर 4 लो, ये भी देख लो भैया, ये एक क्वेश्चन नंबर 4 चल रही है। ये देखो बताओ क्या है, ए है जे स्क्वायर बटे एम के है 1 माइनस का ई स्क्वायर है। लो भैया एक क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देखो ए है और ये पूरा मान हम रख दिया, बी ऐसे रखा, ए ऐसे रखा और अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ देखो देखो भैया, देखो एक क्वेश्चन नंबर 4 को, अगर हम इसका मान निकालेंगे अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर का, तो लो निकाल लो, बताओ कैसे निकालोगे? मान निकाल लो, इसे इधर ले आओ मेरे भाई, 1 माइनस का ई स्क्वायर को इधर ले आओ, बराबर क्या आएगा बताओ? बराबर में चल रहा है जे स्क्वायर बटे में एम के ए, दोनों तरफ अगर रूट लेंगे तो कितना आएगा? अंडर रूट 1 माइनस का ई स्क्वायर बराबर जे आ जाएगा बटे में अंडर रूट एम के, इस तरीके निकल के आएगा ना। तो इसका जो मान हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से रख दिया मेरे भैया, देखो अंडर रूट के अंदर ये पूरी वैल्यू आ गई। ठीक, जब हमने यहाँ पे मान रख दिया उठा के, फिर क्या करा भैया, दोनों तरफ हमने इस तरीके लिखा रहने दिया। यहाँ पे क्या चल रहा बताओ? बी चल रहा, चलने दिया। अब देखो ये जो ए है, ए की पावर कितनी? अंडर रूट का मतलब ए की पावर आधी, और ऊपर ए की पावर 1 चल रही है, तो एक आधी पावर से आधी कट जाएगी तो ऊपर बच्चे की पावर 1/2। अब क्या, जे स्क्वायर का जे बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर केवल एम के बचेगा। भैया इसका मान उठा के 6 में रख देंगे। समीकरण 6 कहाँ है? जो समीकरण 6 है, बी का मान यहाँ पर रख देंगे। समीकरण 6 में भैया हमने मान पुट कर दिया, जो कैंसिल होना था उसे कैंसिल कर दिया, आखिरी में स्क्वायर कर दिया, तो इधर हो गया टी स्क्वायर। यहाँ भैया 2 से 2 कट जाएगा तो 3 बचेगा, तो यानी क्या बचा? टी स्क्वायर बराबर ए की पावर 3 बचा। 4 पाई स्क्वायर एम अपान के सब फालतू की बात है, इसे भैया कॉमन लेके गायब करे, तो क्या बचा? टी स्क्वायर समानुपाती ए की पावर 3 मेरे भाई। ठीक है, यही केपलर का तीसरा नियम है। तो बहुत आसान है मेरे भाई, इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, बीडी एकेडमी बीएससी पे, देख डालो इसे, खुद की पीडीएफ बना, मतलब खुद के नोट्स फटाफट से बना डालो। ज्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने चैनल पे भी पढ़ा दिए हैं, उसके अलावा जो भी मैक्सवेल वगैरह की फर्मी डायलॉग स्टैटिक्स और जो भी ये ड्रामा इंसेवल्स वगैरह जो 2-3 दिन के अंदर पब्लिक कर देंगे, सब कुछ देख डालो। जितना ज्यादा कंटेंट हम बना पा रहे हैं, हमने पहले भी कहा था, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और बाकी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल आसान से आसान कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।